Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the inorganic chemistry lectures in Hindi. आज आप लोग देख रहे हैं लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होते क्या हैं, इनका थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी से क्या रिलेशनशिप होता है, और उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा और कौन सा इनर्ट होगा, किस तरीके से इनके बीच में डिफरेंशिएट किया जाता है, कौन सी रिएक्शन स्लो होगी और कौन सी रिएक्शन फास्ट स्पीड से होगी। तो ये सब आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। All right. So first of all, before we start labile and inert complexes, इससे पहले कि हम labile और inert complexes पे जाएं, हमें दो टर्म समझनी होगी, that are thermodynamic stability और kinetic stability। thermodynamic stability क्या होती है? Actually, it is a measure of extent to which the complex will form or the complex will be transformed into another species. It means thermodynamic stability क्या होती है, उस एक्सटेंट का मेजर होती है, किस हद तक कोई कॉम्प्लेक्स बन सकता है, या एक कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए ए कॉम्प्लेक्स हमें दिया है, वो बी कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा कि नहीं होगा, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से। कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेट में जब पहुंच चुका होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जब आप थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, जो मेटल लिगेंड की बॉन्ड एनर्जीज है उसके बारे में हम बात करते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनकी एनर्जीज कैसी है। ठीक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट को देखते हैं, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट हाई होता है इसका मतलब वो कैसा है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई सा कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं है। दूसरी टाइप होता है काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो एज यू नो फ्रॉम द नेम, आप नेम से ही देख सकते हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी मींस जब भी हम काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं यानी कि वो स्पीड जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के बाद कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, इससे हम डील करते हैं। यानी कि हम काइनेटिक स्टेबिलिटी में किसी भी रिएक्शन के रेट से डील करते हैं, उसकी मैकेनिज्म से डील करते हैं और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी से डील करते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक टर्म्स में स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम जब अटेन हो चुका है तब की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम काइनेटिक स्टेबिलिटी में उन रिएक्शंस का रेट्स देख रहे हैं, उनकी मैकेनिज्म देख रहे हैं और उनकी एक्टिवेशन एनर्जी देख रहे हैं। लेकिन जो हमारी टर्म्स है लेबाइल एंड इनर्ट, ये जो हमारी टर्म्स है लेबाइल और इनर्ट, एक्चुअली में इस टर्म का काइनेटिक स्टेबिलिटी से लेना देना होता है। ओके, दीज टू टर्म्स हैव नथिंग टू डू विद द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ये जो टर्म्स हैं ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड नहीं होती है, एक्चुअली ये दोनों टर्म्स जो है हमारी काइनेटिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होते क्या है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, एनी कॉम्प्लेक्स, कोई भी ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स विच अंडरगोस रैपिड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर आर कॉल्ड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। क्या मीन्स हुआ इसका मतलब, कोई भी ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स हम जो ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप ले रहे हैं Ml6, ठीक है, यहाँ पर ये लिगेंड्स लगे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स आपने लिया है, अगर इस कॉम्प्लेक्स में एक लिगेंड को, एक जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है इसको इजीली ब्रेकअप किया जा सकता है, और यहाँ पर दूसरा लिगेंड चाहे सेम ही लिगेंड हो, ठीक है, वो लिगेंड यहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है, ये लिगेंड बॉन्ड टूट सकता है, और इसके बाद यहाँ पर इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एल्डेस है, तो यहाँ पर एल्डेस इस टाइप से बॉन्ड इजीली बन सकता है। मतलब जो लिगेंड से मेटल में बॉन्ड बने हुए हैं उनका इजीली सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिकली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे कहलाएंगे, काइनेटिकली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस है, क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड्स के संग बॉन्ड बने हैं वो क्या हो रहा है, फटाफट टूट रहे हैं और फटाफट दोबारा से बन रहे हैं, ऐसा यहाँ पर हो रहा है, इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कह रहे हैं,
लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। इसके अपोजिट होते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। देखिए इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो रहा है, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस में यही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो रेट से हो रही है। द कॉम्प्लेक्सेस इन विच सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड्स स्लोली और नॉट एट ऑल, या तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन स्लोली हो रहा है या तो फिर हो ही नहीं रहा है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहेंगे, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल लिगेंड बॉन्ड्स हैं वो टूट नहीं रहे हैं जल्दी, ना तो वो टूट रहे हैं ना उनका रिप्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कह रहे हैं इनर्ट। या फिर ऐसे ही कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। ठीक है। तो यानी कि जो काइनेटिकली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस है वो हो गए लेबाइल, और जो काइनेटिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस है वो हमारे कैसे हो गए, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस हो गए। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं इनका थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जो काइनेटिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो, और जो काइनेटिकली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो, ऐसा भी हो सकता है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। देखिए एक कॉम्प्लेक्स होता है CO NH3 होल 6 प्लस 3, ये जो कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 6 प्लस 3, ये कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, एक्चुअली में अगर हम इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, ये जो रिएक्शन हो रही है अगर आप इस रिएक्शन को कर रहे हैं, देखिए जब भी आप थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी देखेंगे तो हमको क्या देखना पड़ेगा, रिएक्शन देखनी पड़ेगी, रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो रहा है। ठीक है। तो हमने इसको कहा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, कैसे कहा कि अगर हम इसका एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है एक्वा सॉल्यूशन में ये किसमें चेंज होगा, एक रिएक्शन हो रही है COH2O होल 6 प्लस 3 में, यानी ये जो NH3 लिगेंड्स हैं वो H2O लिगेंड्स के द्वारा रिप्लेस हो रहे हैं और 6NH4 प्लस बन रहे हैं। ऐसी एक रिएक्शन हम एज्यूम कर रहे हैं हो रही है। तो एक्चुअली में क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। इसके लिए जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आनी है K की, वो कितनी आती है 10 टू पावर 64। मतलब आप देख सकते हैं कितना हाई यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर इतना हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली होनी चाहिए। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और CuNH3 का होल 6 प्लस 3 जो है वो अनस्टेबल होना चाहिए, यानी ये रिएक्शन बहुत ही फटाफट प्रोसीड करनी चाहिए और हमें अल्टीमेटली कोबाल्ट का एक्वस कॉम्प्लेक्स मिलना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स यही कहती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है आप देख रहे हो CuNH3 होल 6 प्लस 3, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये काइनेटिकली स्टेबल है। ठीक है, इट इज काइनेटिकली स्टेबल, यानी कि हम इस कॉम्प्लेक्स को क्या कह सकते हैं, ये इनर्ट होता है। ठीक है। और एक्चुअली में जब आप देखते हो इस रिएक्शन का रेट क्या होता है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। ओके, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका CuNH3 होल 6 प्लस 3, ये आपका कई हफ्तों तक स्टेबल बना रहता है, कई हफ्तों तक एसिडिक सॉल्यूशन में रह सकता है। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिएक्शन जो हमें लग रहा था थर्मोडायनेमिकली होनी चाहिए थी वो एक्चुअली में नहीं हो रही है, और कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, इनर्ट है। CuNH3 होल 6 प्लस 3 कॉम्प्लेक्स हमारा इनर्ट है। ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअली इसके पीछे का रीजन है लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो रिएक्शन है इसमें लार्ज एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व है। तो जब तक ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी बैरियर है वो क्या है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, इसलिए ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती है। तो आपने क्या देखा है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली काफी ज्यादा स्टेबल है, यानी कि वो इनर्ट है। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, HgCN होल 4 माइनस 2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की अगर आप यहाँ पर लिगेंड का एक्सचेंज कराते हैं, ये जो आपके साइनाइड लिगेंड है इसको अगर आप लेबल्ड साइनाइड लिगेंड से एक्सचेंज कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, Hg14CN होल 4 माइनस 2 प्लस 4CN माइनस, ये मिलते हैं आपको। ठीक है, यानी कि जो आपका ये कॉम्प्लेक्स था इसमें साइनाइड लिगेंड्स थे, इनका लेबल्ड साइनाइड लिगेंड के द्वारा एक्सचेंज हो रहा है। ये जो रिएक्शन है एक्चुअली में ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका HgCN होल 4 माइनस 2, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करनी चाहिए, ये थर्मोडायनेमिकली कैसा है, स्टेबल है।
ओके, तो इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करना चाहिए थर्मोडायनेमिकली, लेकिन ये रिएक्शन बहुत फास्ट गति से होती है। क्या होता है, ये रिएक्शन जो है, दिस केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स विद अ हाई रेट से रिएक्शन हो रही है। तो ऐसा हो रहा है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा Hg(Cn)(2) कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअली में ये कैसा है आपका, ये काइनेटिकली अनस्टेबल है। ओके, काइनेटिकली अनस्टेबल है मीन्स टू से ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा है, लेबाइल है। दिस इज अ लेबाइल कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स ये बहुत ही रैपिडली लिगेंड्स का एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप से ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, जबकि थर्मोडायनेमिकली कैसा है, स्टेबल है। तो लेबिलिटी का और इनर्टनेस का थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, इट इज ओनली रिलेटेड टू काइनेटिक स्टेबिलिटी। इज इट क्लियर? अभी हम चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेबाइल और इनर्ट नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा या इनर्ट होगा। देखिए, लेबाइल और इनर्ट मींस एक्टिव और इनएक्टिव। लेबाइल का मतलब क्या है, एक्टिव, और इनर्ट का मतलब क्या है, इनएक्टिव। यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स किस तरीके से लिगेंड्स का एक्सचेंज कर रहा है और नहीं कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो जब भी लिगेंड का एक्सचेंज होगा, मतलब हमें क्या देखना होगा, ये मेटल लिगेंड जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ देखनी होगी। मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मान लीजिए ये बॉन्ड स्ट्रांग है, तो इसे तोड़ना आसान नहीं है, हम इस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर्ट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हायर द मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, उतना ज्यादा इनर्ट होगा। हायर द इनर्टनेस, जितना ज्यादा मेटल लिगेंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, इनर्टनेस उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी जल्दी हम इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, लेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कोई कॉम्प्लेक्स लेबाइल है या इनर्ट है। सबसे पहले आता है चार्ज ऑन द मेटल आयन। मेटल आयन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा इनर्ट होगा। ठीक है, हाईली हायर द चार्ज, हाई चार्ज मींस स्लो रिएक्शन, जितना ज्यादा चार्ज है उतनी ही कम रिएक्शन होगी, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हायर द इनर्टनेस। और जितनी ज्यादा इनर्टनेस होगी उतनी ही कम क्या होगी, लेबिलिटी होगी। ठीक है ना, तो अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्सेस देख रहे हैं, मैंने आपको दिए AlF6-3, एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया है SiF6-2, और एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया है PF6-। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्सेस को आप देखिए, ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। ठीक है, तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, लेकिन आप क्या देखते हो, यहाँ पर एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, यहाँ पर सिलिकॉन पे +4 चार्ज है, और यहाँ पर फॉस्फोरस पे +5 चार्ज है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इनर्टनेस होगी। तो इनर्टनेस का क्रम क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इनर्ट क्या है आपका, फॉस्फोरस कॉम्प्लेक्स, और सबसे कम इनर्ट है AlF6। अगर आप इन्हीं की लेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो लेबिलिटी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट रेशियो देखने को मिलेगा, अपोजिट ऑर्डर देखने को मिलेगा, यानी सबसे ज्यादा लेबाइल होगा AlF6-3, फिर होगा SiF6-2, और फिर होगा आपका PF6-। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, आपका लेबिलिटी का। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अगर हम देख रहे हैं वाटर का एक्सचेंज, वाटर का जो एक्सचेंज होता है MH2O(6N+), ठीक है, ये रिएक्शन अगर हम इसको आइसोटोपिकली लेबल्ड H2O के द्वारा रिप्लेस करते हैं, तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगी MH2O, यहाँ पर लेबल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, इस तरीके से रिप्लेसमेंट होगा, ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है वो एक्चुअली में किस टाइप से होता है, अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्सेस का देखते हैं, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है, वाटर के रिप्लेसमेंट वाली रिएक्शन बहुत टाइम से क्वेश्चन पेपर से पूछी जाती है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है ये, ठीक है, दूसरा दिया है आपको MnH2O(n+2), और तीसरा आपको दिया है AlH2O(6+3). ठीक है, तीन कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लेबाइल कौन सा होगा कॉम्प्लेक्स, अगर आप यहाँ पर ऑर्डर किसका देख रहे हैं, लेबिलिटी का। ठीक है, ऑर्डर किसका है, लेबिलिटी का, तो सबसे ज्यादा लेबाइल क्या होगा,
सोडियम कॉम्प्लेक्स, फिर मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स होगा और फिर होगा एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर आप इनर्टनेस का ऑर्डर देखेंगे तो इनर्टनेस सोडियम कॉम्प्लेक्स की सबसे ज्यादा होगी, फिर मैंगनीज की होगी और उसके बाद होगी एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स की। तो इनर्टनेस का जो ऑर्डर है वो जस्ट इसका अपोजिट ऑर्डर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। ओके, स्मॉलर द साइज, जितना छोटा साइज होगा, स्मॉलर द साइज, स्मॉलर क्या होगी, मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ। ओके, मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी जो लेंथ है वो उतनी ही कम होगी, और जितनी कम मेटल लिगेंड की बॉन्ड की लेंथ होगी उतना ज्यादा वो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। और इसकी वजह से क्या होगा, लेस विल बी द लेबिलिटी एंड मोर विल बी द इनर्टनेस। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं हम लोग। MgH2O होल 6+2, हमने एक कॉम्प्लेक्स ये लिया, दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया CaH2O होल 6+2, और एक और कॉम्प्लेक्स हमने लिया SrH2O होल 6+2। अब देखिए, इनमें अगर आप लेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज्यादा लेबाइल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा लेबाइल वो होगा जिसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ पर स्ट्रोंशियम का साइज है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा बड़ा होगा, फिर कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स और फिर आएगा मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑर्डर होगा लेबाइलिटी का। अगर आप इसका अपोजिट देखते हैं इनर्टनेस का ऑर्डर, तो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे ज्यादा इनर्ट होगा, फिर कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स होगा और उसके बाद स्ट्रोंशियम का कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, चार्ज टू आयनिक साइज रेशियो। चार्ज टू आयनिक साइज रेशियो क्या होता है, जितना ज्यादा चार्ज टू साइज रेशियो होगा, यानी कि चार्ज जितना ज्यादा होगा और साइज जितना कम होगा उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर्ट होगा। हायर द चार्ज टू साइज रेशियो, जितना ज्यादा चार्ज टू साइज रेशियो हाई होगा इनर्टनेस उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि ये सेम कॉम्प्लेक्स आपने देखा था NaH2O होल n प्लस, या आपने लिया MgH2O होल n प्लस 2, या फिर आपने लिया एल्यूमिनियम H2O होल n प्लस 3 कॉम्प्लेक्स। इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में आप देख सकते हो सबसे छोटा साइज एल्यूमिनियम का है और सबसे बड़ा साइज Na का है, और चार्ज भी यहाँ एल्यूमिनियम पे सबसे ज्यादा है और सोडियम पर चार्ज सबसे कम है। इसलिए जो इनर्टनेस है उसका ऑर्डर क्या होगा, ये इनर्टनेस सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स की होगी और सोडियम कॉम्प्लेक्स की सबसे कम होगी। जबकि लेबाइलिटी का ऑर्डर आप देखेंगे तो लेबाइलिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। लेबाइलिटी के मामले में सोडियम कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा लेबाइल होगा और एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे कम लेबाइल होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है इनर्टनेस और लेबिलिटी को, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली में ऐसा पाया गया है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और दूसरे जो कौन से होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, these provides better site for attack to the ligands। इनमें साइट ज्यादा होती है, स्पेस ज्यादा होता है, तो इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स जो हैं वो लिगेंड के अटैक के लिए क्या करते हैं, बेटर साइट प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, जनरली ये कॉम्प्लेक्सेस जल्दी ही रिएक्ट करते हैं। इट रिएक्ट्स मोर रैपिडली देन द 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जब भी आपको दिए हुए हैं तो आप क्या कहोगे, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं आर मोर लेबाइल देन 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको दिया है NiCN होल 4 -2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, निकेल का साइनो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है कौन सा कॉम्प्लेक्स, MnCN होल 6 -4, और दूसरा कॉम्प्लेक्स आपको दिया है COCN6 -3। तो इनमें से देखिए, तो इनमें से आपको पता है निकेल का जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, 4 कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए ये कैसा होगा, ये ज्यादा लेबाइल होगा, रिएक्शन को ज्यादा तेजी से करेगा। और मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स +2 कॉम्प्लेक्स है, CO+3 कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इनमें से जो कॉम्प्लेक्स है मैग्नीज का, ये मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स ज्यादा लेबाइल होगा और CO का कॉम्प्लेक्स लेस लेबाइल होगा। इसलिए लेबिलिटी का जो ऑर्डर देखने को मिलेगा वो इस तरीके से होगा, यानी कि आपका निकेल कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा लेबाइल होगा और कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो सबसे कम लेबाइल होगा। तो ज्योमेट्री भी इस तरीके से कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा लेबाइल होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, इन ऑर्डर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन ए कॉम्प्लेक्स हैज टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो कॉम्प्लेक्स को क्या एक एनर्जी बैरियर से पार होना पड़ता है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। ये देखिए ऐसा होता है, कोई भी रिएक्शन होती है
तो ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ये प्रोडक्ट बनता है। तो बीच में क्या होता है, एक एनर्जी बैरियर होता है। इस टाइप से आपने केमिकल काइनेटिक्स में देखा हुआ है। तो ये जो एनर्जी बैरियर होता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन के होने के लिए, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो नीडेड होती है। तो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट बन सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा क्या होगा, लेबाइल होगा। मोर विल बी द लेबिलिटी, उतनी ही ज्यादा उस कॉम्प्लेक्स की लेबिलिटी होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर उसको कोई भी फैक्टर जो उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या फिर कीलेट इफेक्ट या कोई भी अदर फैक्टर जो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या करेगा, वो उसकी लेबिलिटी को कम करेगा। अगर ये फैक्टर्स किसी भी, ये LFSE या कीलेट इफेक्ट, ये सब अगर किसी भी तरीके से जीरो के बराबर हो जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, मोर लेबाइल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी भी तरीके से इन फैक्टर्स को जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इनको जीरो कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, लेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं होती है, इसलिए इनके कॉम्प्लेक्सेस अगर बनते हैं तो वो कैसे होते हैं, लेबाइल होंगे। ठीक है, इनके कॉम्प्लेक्सेस जल्दी लेबाइल होंगे। ओके, अगर आप छोड़ देते हैं बेरिलियम को या फिर मैग्नीशियम को, Mg+2, इनको एक्सेप्ट कर दीजिए, ये क्या है, एक्सेप्शंस है, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है, इसलिए इनमें चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्सेस तो इनर्ट होते हैं, लेकिन बाकी एस ब्लॉक कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लेबाइल होते हैं। दूसरे इसी तरीके से अगर आप एफ ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं तो जनरली एफ ब्लॉक एलिमेंट साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, और इनके कॉम्प्लेक्सेस के लिए कोई भी लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं है, इसलिए ये भी कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, लेबाइल होंगे। ठीक है, मैं आपको सीरीज बताती जा रही हूँ, आप इनके कॉम्प्लेक्सेस को अगर देखिएगा तो समझ जाइएगा इनके कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, लेबाइल होंगे। अगर आप D10 स्पीसीज देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी D10 स्पीसीज है, इसका कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि जिंक+2, CD+2, Hg+2, इनके कॉम्प्लेक्सेस अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो इनके केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, इसलिए इनके कॉम्प्लेक्सेस कैसे होंगे, लेबाइल होंगे। अगर आप डी ब्लॉक में ही कंपैरिजन कर रहे हैं तो याद रखिए डी ब्लॉक के जो M सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी मेटल जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, मोर लेबाइल होते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सेस आपको ज्यादा लेबाइल देखने को मिलेंगे, और जो M थर्ड वाले स्पीसीज होती हैं, यानी मेटल जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, लेस लेबाइल होते हैं। ठीक है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्सेस जल्दी ही इनर्ट रहना चाहते हैं, चार्ज इन पर ज्यादा है इसलिए इनर्ट रहेंगे। दूसरी बात, जहां भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वेरी हाई होगी, जहां भी ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो उन केसेस में जब भी ये होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो वहां पर क्या होगी, मोर विल बी द इनर्टनेस, वहां पर आपको इनर्टनेस ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जब भी आप देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, समझ जाइए वहां पर इनर्टनेस होगी। एक एग्जांपल इसका क्या होता है, D3 केस। याद रखिए जब भी आपको D3 केस मिलेगा देखने को, जैसे कि क्रोमियम+3, ठीक है, क्रोमियम+3 स्टेट में आपको देखने को मिल जाए, या आपको मिल जाए D6 का लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे कि आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल रहा है लो स्पिन का, कोबाल्ट मिल रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लो स्पिन का, तो इन केसेस में जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो जनरली कैसे होंगे, इनर्ट होंगे। ये कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा, ये कॉम्प्लेक्स भी इनर्ट होगा। ठीक है, और इन केसेस में हमेशा आपको कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप कीलेट कॉम्प्लेक्स देखते हैं, कहीं भी कीलेट वाले कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं तो वो भी याद रखिए इनर्ट होंगे, क्योंकि कीलेट्स के केस में बॉन्ड दो साइड से बन रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप अगर देख रहे हैं फिनेंथ्रीन का कॉम्प्लेक्स, फिनेंथ्रीन होल थ्राइस Fe, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर्ट है, क्योंकि यहाँ पर बाइडेंटेट लिगैंड जुड़ा हुआ है, तो दो साइड से आपको बॉन्ड क्लीव करना पड़ेगा, इसलिए कॉम्प्लेक्सेस जल्दी टूटते नहीं है, इनर्ट होते हैं। ठीक है, एक और बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, अगर आपको 4D या 5D सीरीज के कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, 4D या 5D के कॉम्प्लेक्सेस अगर आपको दिए हैं तो याद रखिए यहाँ पर मेटल लिगैंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर मेटल टू लिगैंड जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं,
जनरली ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, इनर्ट ही होते हैं, यहाँ आपको लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो 4D या 5D सीरीज दी है तो हमेशा समझ जाइए इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप VVT के अनुसार देख रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार अगर आपको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं तो आउटर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, लेबाइल होते हैं, ठीक है। और अगर आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं तो वो कैसे होंगे, इनर्ट होंगे। एक और पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है इजी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन इजी लेवल, तो आपको पता है इजी लेवल में जब भी इलेक्ट्रॉन होगा तो इससे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटेगी, यानी कि इससे इसमें क्या होगा, मोर लेबिलिटी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ज्यादा लेबाइल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन T2G लेवल, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा आपका, वो जनरली आपको कैसा देखने को मिलेगा, इनर्ट देखने को मिलेगा। इसमें भी अगर आपका T2G लेवल जो है वो फील्ड है, T2G लेवल अगर आपका फील्ड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर्ट होगा। तो इसके आधार पर हमने कुछ चार्ट बनाए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहाँ पर किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। देखिए एक एग्जांपल देखिए, D0, अगर D0 दिया है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लेबाइल होगा, ठीक है। अगर आपको D1 दिया है तो कॉम्प्लेक्स में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G1 EG0, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लेबाइल होगा, ठीक है। अगर D2 दिया है तो भी कॉम्प्लेक्स T2G2 है, लेबाइल होगा, ठीक है। अगर आपको D3 दिया है, D3 केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका, इनर्ट होगा, ठीक है। जब भी आपको D3 केस दिया है याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा। D4 का अगर आप हाई स्पिन देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, EG लेवल में जा रहा है, T2G3 EG1, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका, लेबाइल होगा, ठीक है। अगर आप D4 का लो स्पिन देख रहे हो, T2G में 4 होंगे और EG में 0, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा, इनर्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए अगर आपको D5 दिया है, D5 का लो स्पिन केस दिया है तो T2G5 EG0, इस केस में कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका, इनर्ट होगा। अगर यही आपको D5 का दे देते हैं वो हाई स्पिन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है आपका, EG लेवल में जा रहा है, T2G3 EG2, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा हो जाएगा, लेबाइल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको D6 दिया है, D6 का हाई स्पिन केस दे दिया है, तो यहाँ पर आप देखिए T2G में 4 EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका, इनर्ट होगा, ठीक है। अगर D6 का लो स्पिन भी दिया है तो भी कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा, T2G6 EG0, कॉम्प्लेक्स आपका होगा इनर्ट। और अगर हम बात करते हैं D7, D8, D9 या D10 कॉन्फ़िगरेशंस की, तो देखिए इन कॉन्फ़िगरेशंस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो EG लेवल में बढ़ रहे हैं, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं इनके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जनरली कम होती है और ये कॉम्प्लेक्सेस आपको लेबाइल देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट केसेस में आपको ये लेबाइल मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया है जनरली वही आपको ऑर्डर देखने को मिलता है लेबाइलनेस का और इनर्टनेस का, ओके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर क्या देखने को मिलता है, किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं और कैसे आप उन क्वेश्चंस में क्विकली आंसर दे सकते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखना है, अगर आप चाहते हैं देखना वीडियो, तो प्लीज बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।